अरे ये तो नया पॉपअप आ रहा है, द मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। ये तो नया पॉपअप आ रहा है सर, नया कोई वर्जन आया क्या? हाँ सर। ओके गुड गुड। ठीक है, कुछ ऐसा वर्जन आए जो स्टूडेंट को भूख लग जाए तो उसमें से निकले भी तो बहुत अच्छा हो जाएगा, फिर सब जुड़े रहेंगे, कोई नहीं भागेगा फिर बीच क्लास में। ओके, हम क्या बोल रहे थे? मैं बोल रहा था कि मॉनेटरी पॉलिसी को हम दो भाग में बात कर देखेंगे। एक क्वालिटेटिव, क्योंकि बैंकों की क्वालिटी बनाए रखना आरबीआई की फंक्शन है, और दूसरा क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्या है ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे। बैंकों की क्वालिटी बनाए रखने के लिए जिस सेक्टर में पैसा ज्यादा इन्फ्यूज करना है, मतलब डालना है, वहां पे क्रेडिट रिक्वायरमेंट क्या किया जाता है, मतलब जो मार्जिन है, मार्जिन वहां पे कम कर दिया जाता है। अगर ज्यादा हमें इन्फ्यूज करना है तो मार्जिन उसके आधार पर बढ़ता और घटता है। दिस इज फर्स्ट टूल ऑफ क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, दैट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। आई होप कि मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब आपको समझ में आया होगा कि कौन मार्जिन फिक्स करता है। क्यों आखिर होम लोन हम 100% फाइनेंस नहीं करते हैं? आप अगर 1 लाख रुपए का गोल्ड लेके जाते हैं तो क्या 1 लाख रुपए आपको मुथूट फाइनेंस देती है या 80,000 रुपीज आपको देती है? तो ये डिपेंड करता है आरबीआई पे। आरबीआई कहती है कि इस सेक्टर में आप इतनी मार्जिन रख के बाकी के पैसे आप कस्टमर को दे सकते हैं। तो फर्स्ट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट, सेकेंड इज क्रेडिट रेगुलेशन। लिखते भी चले आप लोग, क्रेडिट रेगुलेशन। क्या होता है क्रेडिट रेगुलेशन? सपोज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास पैसे ज्यादा हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चाहेगी कि हम कम रेट में ही ज्यादा मार्केट में फाइनेंस करें। सुने मैं क्या क्या बोल रहा हूं मैंने लिखा है सेकेंड फंक्शन क्रेडिट रेगुलेशन। तो जितने भी बैंकों की क्रेडिट होती है, जो बैंक लोन देते हैं, उसकी जो रूल्स और रेगुलेशन है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पैरामीटर पर चलता है। ऐसा नहीं कि कोई बैंक बोल सकती है कि हम 10 साल के बच्चे को लोन देंगे, दूसरी बैंक ये बोलेगी कि आपका अगर इनकम सोर्स इतना नहीं होगा तो हम लोन देंगे। तो एज पर आरबीआई गाइडलाइन ही क्रेडिट रेगुलेशन चलेगा। दिस वुड बी द सेकेंड टूल ऑफ क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। थर्ड क्या होता है? दैट इज कॉल्ड क्रेडिट रेशनिंग। क्रेडिट RATIO, क्रेडिट रेशनिंग। देखिए, रेशनिंग का आप अगर सही मायने में अर्थ समझना चाहेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसका एक सीमा तय करना। रेशनिंग तय करना मतलब एक सीमा तय करना। हमारे बहुत सारे सेक्टर हैं, किस सेक्टर में कितना बैंकों को लोन देना है। जैसे इट इज कंपल्सरी फॉर ऑल बैंक टू लेंड एटलीस्ट 40% ऑफ देयर फाइनेंस इन प्रायोरिटी सेक्टर। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है पूरे साल में, पूरे फाइनेंशियल ईयर में 100 रुपए का लोन वो देती है मार्केट में, तो 100 रुपए के लोन में 40 रुपए का जो लोन है वो प्रायोरिटी सेक्टर पे ही देना पड़ेगा। This is what the guideline of Reserve Bank of India. This is called credit rationing. समझ में आ रहा है बात? सर नहीं समझा। तो नहीं समझा तो पूछेगा कौन? बोलते क्यों नहीं हो? सर नहीं समझा, फिर से समझाओ। मुझे भी अच्छा लगा कोई तो पूछ रहा है। सब बिल्कुल शांत बाबा बोल रहे हैं। सर आप बोलते हैं ना जब मैं बोलती हूँ पूछा करो ना, इसीलिए फिर दूसरे आप लोग फिर बोलते हैं, इसलिए। कैसा होता है कि जब मैं एमबीए किया करता था, 2010 की बात है, जब मैं एमबीए किया करता था तो मैं सोचता था यार फैकल्टी एक अगर मिस्टेक कर दे तो बड़ी बात हो जाएगी। उससे अच्छा सुकून जो है वो मिलता ही नहीं था अगर फैकल्टी एक गलती कर दे। तो मेरी एक बात आप लोगों ने पकड़ ली, मैं बीच में बोलता हूँ कि मुझे छेड़ने के लिए नहीं, और देखो कैसे सब के सब जितने भी मुंबई वाले हैं ऐसा लगा कि सब हैदराबाद पहुंच जाएंगे अभी। ठीक है, ओके, समझ रहा हूँ। ठीक है, अपने पास रखिए, जब नहीं समझ में आएगा तो जब ये टॉपिक खत्म करने की बात हम करेंगे तो एक बार जरूर पूछिएगा। वेरी गुड। चलिए, हमने क्या बोला है? हमने बोला मार्जिन रिक्वायरमेंट, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। हमने बोला क्रेडिट रेगुलेशन, नहीं समझ में आया अच्छी बात है। हमने बोला क्रेडिट रेशनिंग, ये भी नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। चौथा क्या है? दैट इज कॉल्ड मोरल सुएशन। मोरल सुएशन कहते हैं ना कि हमें जब पढ़ने में मन नहीं लगता है तो पापा या मम्मी हौसला बढ़ाते हैं, मोरली बूस्टअप करते हैं, पढ़ोगे तो ये होगा, है ना, पढ़ोगे तो हम कल चलेंगे यहाँ पे। तो वो मोरली बूस्टअप करने का काम बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है।
क्योंकि ये सारे गाइडलाइन किनके लिए हैं? ये सारे गाइडलाइन बैंकों के लिए हैं। कौन बना रहा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना रही है, क्योंकि बैंकों की क्वालिटी मेंटेन करना है। ऐसा नहीं कि कोई बैंक ऑफ बड़ौदा में जाए ही नहीं, सबके सब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही जाए, कोई आईसीआईसीआई बैंक में जाए ही नहीं, सबके सब एचडीएफसी बैंक में जाए। तो एट पार जितने भी बैंक हैं उसके लिए रूल एक ही होनी चाहिए। इस कारण से क्वालिटी पे हम फोकस देते हैं। नेक्स्ट इज डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? आपके एग्जाम में सिर्फ एक बात पूछी जाएगी। कोई भी क्वेश्चन पेपर आप खोलें, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है, सिर्फ एक बात पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल और नॉट ए पार्ट ऑफ आरबीआई क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी। इसमें से 4 ऑप्शन यहाँ का रहेगा, 5वां ऑप्शन कोई और रहेगा, तो वहां पर आपको टिक मार्क करना है। लेकिन आपके कंसेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट है कि आखिर ये मार्जिन रिक्वायरमेंट होता क्या है, क्रेडिट रेगुलेशन है क्या, आपकी क्रेडिट रेशनिंग क्या है। मैं फिर से एक मुद्दा बताने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुने जिनको नहीं समझ में आया है। मार्जिन रिक्वायरमेंट, आई थिंक मार्जिन रिक्वायरमेंट समझ में आया होगा आपको। यस सर। नहीं समझ में आया, फिर से एग्जाम्पल के तरीके से आप देखें कि जो आपकी ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, उस ऑटोमोबाइल सेक्टर में पैसे की जरूरत है, तो पैसा कहां से आएगा? पैसा का इन्फ्यूजन करना पड़ेगा। इन्फ्यूजन करने का मतलब कि बैंक अगर लोन देगी तो ही पैसा मार्केट में आएगा। तो अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक्चुअल में पैसे की जरूरत है, तो यहाँ पे आरबीआई बोलेगी कि हमारा जो मार्जिन है, ये मार्जिन क्या कर दो, तो जीरो कर दो, मतलब 100% फाइनेंस दे दो। 10 लाख की होंडा सिटी है तो 10 लाख रुपए तक आप क्या कर दो, फाइनेंस कर दो, तो 10 से 10 लाख किसमें आ जाएगा, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में आ जाएगा। लेकिन अगर आरबीआई ये कहती है कि नहीं, इतनी ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, अगर 80% भी हम फाइनेंस करते हैं तो ऑटोमोबाइल सेक्टर ठीक ठाक चलता रहेगा, उस कंडीशन में मार्जिन जो रिक्वायरमेंट होगा वो 20% कर दिया जाएगा। मतलब कस्टमर 20% पे करेगा और 80% कौन पे करेगा, तो बैंक फाइनेंस करेगी। तो ये क्या होगा, तो ये आपका जो बैलेंस है वो मार्केट में ऑटोमोबाइल सेक्टर में चलता रहेगा। तो ये हम कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। गोल्ड लोन है, 15% का मार्जिन है। आरईएस जिसको आप रियल एस्टेट कहते हैं, वहां पे हमारा 30% तक का मार्जिन है। तो ऐसे अलग अलग सेक्टर, उस सेक्टर में कितने पैसे चाहिए उसके आधार से आरबीआई मार्जिन सेट करती है और बैंकों को निर्देश दे देती है। सेकेंड इज क्रेडिट रेगुलेशन। क्रेडिट रेगुलेशन का मतलब यह है कि जितनी भी बैंक क्रेडिट देगी, मतलब लोन देगी, उसके जो रूल्स और रेगुलेशन होंगे वो आरबीआई तय करेगी कि 18 साल से ऊपर वाले को ही हमें लोन देना है, हमें 70 ईयर्स तक के लिए लोन देना है, आईटीआर होना चाहिए, फॉर्म 16 होने चाहिए, सिविल की स्कोर अच्छी होनी चाहिए, कहीं का लोन आउटस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। ये जो रूल्स और रेगुलेशन है, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट रेगुलेशन, ये आरबीआई इसका पैमाना तय करेगी। बैंकों के पास ये राइट नहीं है। नहीं तो बैंक क्या बोलेगी, बैंक बोलेगी ठीक है ये नहीं है तो वो दो, वो नहीं है तो ये दो, वो नहीं। आरबीआई का एक पार रूल है, बैंक हैज टू फॉलो। आवाज आ रही है ना? यस सर, आ रही है। यस सर। नेक्स्ट इज क्रेडिट रेशनिंग। यही संभवतः समझ में नहीं आया आप लोग को। रेशनिंग का मतलब है कि मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर देना। अभी आप कहेंगे कि मुझे एजुकेशन लोन चाहिए और मुझे 50 लाख रुपए लोन चाहिए, तो क्या बैंक आपको 50 लाख रुपए देगी? आंसर इज नो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपके इंडिया में पढ़ने के लिए मैक्सिमम जो एजुकेशन लोन का प्रावधान रखा है 20 लाख है। तो ये जो आपकी सेक्टर है, उस सेक्टर में हम कितना लोन दे सकते हैं, उसका पैमाना कितना हो सकता है, उसकी अपर लिमिट कितनी हो सकती है, दिस इज कॉल्ड रेशनिंग। रेशनिंग का मतलब है फिक्सिंग ऑफ अपर लिमिट। अपर लिमिट फिक्स कर देना। कि कोई अगर बोले कि मेरा जो घर है वो 20 करोड़ का है, तो 20 करोड़ हमें घर के लिए होम लोन दो, पॉसिबल है क्या? नहीं, क्योंकि होम लोन का अलग क्राइटेरिया है। जो ऑटोमोबाइल है उसके लिए हम मैक्सिमम 35 लाख तक लोन देते हैं। ऐसा नहीं कि कोई सा भी दुबई का 8 करोड़ की गाड़ी को खरीदने के लिए हम लोन दे देंगे। तो ये जो अपर लिमिट है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस मार्केट में लिक्विडिटी कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए, इसके आधार पे क्या करती है, तो तय करती है। मोरल सॉल्यूशन आप स्पष्ट समझ गए कि बैंकों को मोरली बूस्टअप करना, उनको ईमेल करना कि अभी ये केवाईसी अपडेशन करना है, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करना है ना, या फिर गवर्नमेंट के ये प्लान आपको इंट्रोड्यूस करने हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना आपको इंट्रोड्यूस करना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपको इंट्रोड्यूस करना है। तो मोरली बूस्टअप करने का काम करती है
और डायरेक्ट एक्शन तो आप जानते ही हैं कि बहुत सारे ऐसे बैंक जिन्होंने ऊपर का कहा नहीं माना है, उनके दरवाजे को सदा सदा के लिए बंद कर दिया गया है। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन इम्पोज किए गए हैं। आरबीआई के पास ये एक्शन लगाने का भी प्रावधान है। ये 5 बातें आपको क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल में याद रखनी है। अब फिर से बोलें, क्या नहीं समझ में आया फिर से बताऊंगा। सर सेकंड वाला बताइए ना। कौन सा सेकंड? पढ़ो, क्या है सेकंड? क्या है सेकंड लिखा हुआ? क्रेडिट रेगुलेशन। रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? रूल ना, रूल्स। हाँ सर, होता है नहीं होता है? हाँ सर। आप अगर स्कूल में पढ़ते थे तो आपके स्कूल का कोई रूल्स और रेगुलेशन था कि नहीं, कि आपको 10 बजे पहुंचना है, इतने समय में फी पेमेंट करना है, इतने समय टिफिन हमारी होगी। तो सेम काम यहाँ भी है। क्रेडिट देने के लिए, मतलब लोन को देने के लिए जो उसकी रूल होगी वो कौन तय करेगा? आरबीआई। क्रेडिट रेगुलेशन, सो सिंपल। ओके। यस सर। अरे झाले का हो अभी सर। देखिए, ओ नए सर हो समझ या लो। नए हो या पुराने हो, हिचकिचाने का नहीं कि मैं सर से कितनी बार पूछूं। जब तक आपके डाउट क्लियर ना हो तब तक मेरे से पूछिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि डाउट क्लियर हो जाए फिर भी मेरे से पूछते रहो कि सब फिर से बताओ, ऐसा नहीं। जब तक डाउट क्लियर नहीं हो रहा है, आपने इन चीजों को समझने के लिए पैसे पे किए हैं, उसका एडवांटेज आप जरूर लें। ये आपकी क्या है, तो आपकी राइट है। हाँ जी बोलो। सर फर्स्ट एंड थर्ड में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट और थर्ड में डिफरेंस, यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे सेक्टर वाइज अपर लिमिट फिक्स किए जाते हैं। देखो क्या है हमारा, तो हमारा एजुकेशन सेक्टर है, हमारा क्या है हेल्थ सेक्टर है, हमारा क्या है तो पर्सनल फी सेगमेंट है, हमारा क्या है REH होम लोन सेक्टर है। तो यहाँ पे फिक्स किया जाता है कि हमारा प्राइमरी सेक्टर के डेवलपमेंट पे 40% हमें पैसा देना है, हेल्थ पे हम 10% खर्च करेंगे, जो हमारी पर्सनल लोन होगी उसमें पूरे लोन का हम 20% ही दे सकते हैं, 30% हमें होम लोन के लिए पे करना है। मतलब 100 रुपए अगर SBI एक साल में लोन दे रही है, उस 100 रुपए में 40 रुपए कहाँ हमें पे करना है, कहाँ पे हम लोन देना है, तो प्राइमरी सेक्टर के डेवलपमेंट पे, मतलब एग्रीकल्चर के लिए लोन देना है, एजुकेशन के लिए लोन देना है। तो ये सेक्टर वाइज अपर लिमिट फिक्स करना, दिस इज कॉल्ड क्रेडिट रेशनिंग। एज के ऊपर है ना वो? एज नहीं दादा, एज नहीं, सेक्टर वाइज प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग। फिर से आपको बोलता हूं, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जिसके अंदर एजुकेशन और एग्रीकल्चर आता है। बहुत बार आपने गांव में सुना होगा KCC लोन मिलता है, किसान क्रेडिट कार्ड मिलता है, तो वो कंपल्सरी लोन है, बैंक उसको डिनाई नहीं कर सकती है। आप थोड़ी देर के लिए होम लोन के लिए एप्लीकेशन आप दें तो बैंक आपको डिनाई कर सकती है कि ठीक है आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, नहीं होगा। लेकिन अगर आप कहीं पे आपने एजुकेशन के लिए आपने कहीं पे क्या एडमिशन लिया है, बैंक किसी भी कंडीशन में आपके एजुकेशन लोन के प्रपोजल को डिनाई नहीं कर सकती है। वो कंपल्सरी हमारा क्या होता है, तो लेंडिंग होता है, दैट इज कॉल्ड प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो ये सेक्टर वाइज अपर लिमिट फिक्स किया जाता है कि 40%, मतलब एक साल में जो वॉल्यूम हम लोन दे रहे हैं उस वॉल्यूम का 40% हमें प्रायोरिटी सेक्टर पे देना है, 30% हमें होम लोन सेक्टर पे देना है, 10% हमें पर्सनल लोन सेगमेंट में। पूरे इंडिया में पूरे बैंकों का मिला के वो सेगमेंट फिक्स किया जाता है। और जो पहला है उसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट है। मार्जिन का मतलब कितना, कि आपको अगर हम गाड़ी खरीदने के लिए लोन दे रहे हैं तो 20% आप लगाओ, 80% हम लोन फाइनेंस करेंगे। अगर 1 लाख रुपए का गोल्ड आपने रखा तो 20% हम अपने पास रख के 80,000 रुपए आपको लोन दे देंगे। जब आप 80,000 प्लस उसका इंटरेस्ट पे कीजिएगा, अपने गोल्ड को आप ले जाइए। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट एंड सेक्टर वाइज अपर लिमिट फिक्स करना, दिस इज थर्ड। अभी बताओ क्या नहीं समझ में आया? सर फोर्थ वाला एक बार रिपीट करो ना। आप कौन सा? मॉरल सुएशन। मोरल सुएशन मीन्स व्हाट, कि KYC आरबीआई अपने सर्कुलर्स के माध्यम से, आरबीआई अपने डायरेक्टिव्स के माध्यम से, आरबीआई अपने गैजेट के माध्यम से
बैंकों को ये निर्देश देती है कि आपको ये काम अभी करना है, चाहे वो केवाईसी अपडेशन हो या फिर मनी लॉन्ड्रिंग का वो काम हो या फिर कोई भी जो भी बैंक अपना फंक्शन करती है ना, कि हम अभी क्या करते हैं, कॉलिंग करते हैं कस्टमर को हम कि आपको इतना लोन सैंक्शन हो गया है। तो ये सब आरबीआई की एक गाइडलाइन है जिसमें आरबीआई बैंकों को निर्देश देती है और वो निर्देश देना मोरल सुएशन कहलाता है। That's it. आज मुझे लग नहीं रहा है कि आज दूसरा कोई टॉपिक आप लोग लेने देंगे। हाँ, ओके, चले आगे हम। Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। Yes. आपके एग्जाम्सन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने आपको बता दिया। आपके एग्जाम्सन के लिए सिर्फ इतनी बात इंपॉर्टेंट है कि क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल में क्या नहीं आता है। इस 5 को छोड़ के छठा कोई भी आपके ऑप्शन में दिखेगा, दैट विल बी द राइट आंसर ऑफ which of the following is not the part of qualitative credit control। बोलो क्या हो गया। क्वांटिटेटिव में क्या आता है, तो क्वांटिटेटिव में वो आते हैं जिसकी बातें ऑलरेडी हमने कर ली हैं, दैट इज बैंक रेट, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, दैट इज रेपो रेट, दैट इज रिवर्स रेपो रेट, दैट इज CRR, दैट इज SLR। यहां तक की बातें हमने आपके साथ की है। एज ऑन डेट कितना है आपका बैंक रेट? 4 पॉइंट कितना है? 5%. 4.25%. रेपो रेट कितना है? 4%। वेरी गुड। रिवर्स रेपो रेट 3.35%. 3.35%. वेरी गुड। CRR 3.5%. 18%. CRR 4% and SLR is 18%. So these are quantitative credit control along with OMO, MSF and LAF। ये क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा, बट अभी के समय में सिर्फ आप इतनी बात लिखें, मॉनेटरी पॉलिसी को 2 पार्ट में तोड़ें, लेफ्ट हैंड साइड लिखें क्वालिटेटिव, राइट हैंड साइड लिखें क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में क्या क्या आते हैं तो आप लिखें मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये रिक्वायरमेंट है, मार्जिन रिक्वायरमेंट। CR फॉर क्रेडिट हम जब भी यूज करेंगे CR तो क्रेडिट, DR फॉर डेबिट, क्रेडिट रेगुलेशन, क्रेडिट रेशनिंग, मोरल सुएशन एंड डायरेक्ट एक्शन। Whereas as far as quantitative credit control is concerned, bank rate, repo rate, reverse repo rate, CRR, SLR, OMO, MSF and LAF। सर सुनो ना, आपने कैश रिजर्व रेशो 3.5% लिखा है। क्या हो गया? कैश रिजर्व रेशो 3.5%। कौन सा है? नहीं समझा, फिर से बोलो। सर आपने कैश रिजर्व रेशो लिखा है ना, उसका परसेंटेज 3.5 है ना। 3.5 CRR का। 3.5, yes। CRR at present 3.5। हाँ सर। लिखे हैं यहाँ, इसका फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी लास्ट क्लास में आप लोगों को लिखाया मैंने। सिर्फ ये जो 3 अंत में लिखा हूं इसके फुल फॉर्म को आप लिखें। जब आ जाए इस पे तो आप बताएं कि मैं पहुंच गया हूं, तो मैं बताऊंगा कि फुल फॉर्म हमने क्या लिखे हैं। सर SLR का फुल फॉर्म क्या है? अरे लास्ट क्लास में नहीं थे क्या बॉस? Liquidity सर ratio. न्यू एडमिशन है। अच्छा न्यू है, लिखो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ऊपर देख सकता हूं, ऊपर दिख रहा है STATUTORY, लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। न्यू सर स्टूडेंट ओपन लास्ट मार्केट क्लास क्या नहीं लिखा थे। है आगे? सर तीनों को एक क्या बार हो फुल गया? फॉर्म बता दीजिए ना, वो तीनों को क्या हो फुल गया? फॉर्म बता दीजिए ना। ओपन मार्केट क्या लिखा है आगे? देखिए जो लास्ट क्लास नहीं थे, एक मिनट, जो लास्ट क्लास नहीं थे, RR फॉर रेपो रेट है, RRR फॉर रिवर्स रेपो रेट है, CRR फॉर कैश रिजर्व रेशियो है।
जब मैंने आपको पढ़ाया था तो 3.4% था, एज ऑन डेट CRR इज 4%। अपडेट कीजिएगा, जैसे आपको पढ़ाया था तो आपके जो फाइनेंस सेक्रेटरी थे वो अलग थे, बाद में फिर सोमनाथन साहब आ गए, वैसे CRR चेंज हो चुका है एंड प्रेजेंट CRR इज 4%, प्लीज अपडेट, and SLR is 18%. The full form of OMO is Open Market Operation. Pen down, full form of OMO, Open Market Operation. Next is MSF. The full form of MSF is Marginal Standing Facility. फिर से बोलूंगा, कोई बात नहीं अगर छूट जाए तो। OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन है, MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, एंड LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है। MSF में और LAF में दोनों में S जो है वो फैसिलिटी के लिए है, whereas MSF स्टैंड फॉर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड LAF स्टैंड फॉर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अभी बताओ क्या छूट गया किसी का? ओके, Yes, sir. which of the following is not the part of quantitative? तो जिसको आप यहाँ नहीं देखेंगे वो क्वालिटेटिव का पार्ट होगा, जिसको आप यहाँ नहीं देखेंगे वो क्वांटिटेटिव का पार्ट होगा। बट आपको याद रखना है 100% कलर के लिए एग्जामिनेशन में लगभग पूछा जाता है, तो अपडेट तो आपको कैसे भी रहना ही पड़ेगा। अपडेट कर लीजिएगा अपने CRR के परसेंटेज को 4%, नॉट 3.5, 3.5 चेंज हो चुका है। बैंक रेट 4.25, रेपो रेट 4%, उसके बाद रिवर्स रेपो रेट 3.35, CRR 4 and SLR is at %18, 18%. OMO stands for open market operation, LAF stands for liquidity adjustment facility, and MSF stands for marginal standing facility. कोई दिक्कत यहाँ पे? No, sir. नो सर। अभी एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ। अनाउंसमेंट ये है कि बहुत बार क्या होता है कि जो मैंने पढ़ाया वो एक्चुअल में आपको अगर देखने को मिलता PDF नोट्स तो उसको आप और भी अच्छे से लिख सकते हैं, या बहुत बार होता है कि बहुत सारे चीज मतलब अगर नोट्स मैंने 50 लाइन लिखे हैं तो हो सकता है कि पढ़ाने के समय 2-3 लाइन क्या होते हैं तो नहीं याद आता है, तो किस कारण से बता नहीं पाता हूँ। इस कारण से मैंने कोशिश किया इन चीजों को दूर करने का। आपकी जो YouTube पे लर्न बियॉन्ड चैनल है, इस चैनल में एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। जो आज के वीडियो अपलोड हुए हैं उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हर एक वीडियो का जो आप वीडियो जैसे प्रिंटिंग ऑफ करेंसी मैंने पढ़ाया, उस प्रिंटिंग ऑफ करेंसी के उस वीडियो को देखिए। ये तो ठीक है मैं लाइव लेक्चर ले रहा हूँ, बट लाइव लेक्चर लेने के बाद भी मैं एक स्क्रीनशॉट लेक्चर लेता हूँ, उसमें एक्चुअल स्क्रीनशॉट में शेयर करता हूँ और उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दिया हुआ होता है। तो आप उस वीडियो को पहले देखें, 10-12 मिनट का वीडियो होता है, हर एक जो जितने भी छोटे छोटे चैप्टर होते हैं उसके 10 से 12 मिनट की वीडियो है। आराम से फुल लेंथ उस वीडियो को देखें, उसके बाद उसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जाके आप टेस्ट दें। ऑटोमेटिक आप जब टेस्ट को एंड करेंगे तो व्यू स्कोर आपको दिखेगा, उसमें आप अपने स्कोर को व्यू करें कि आउट ऑफ 20 कितने मार्क्स आपको आ रहे हैं। वहां पे जब आप व्यू स्कोर करेंगे तो आपने कौन सा सही क्वेश्चन का आंसर किया है, कौन सा गलत क्वेश्चन का आंसर किया है, उसके राइट आंसर क्या है और एक्चुअल मार्क्स आपने कितने लाए हैं वो आपको वहां पर देखने को मिलेगा। तो एक्चुअल प्रोग्रेस आपका यही है कि हमने ये टॉपिक पढ़ा, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद अगर हमसे 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आई मस्ट बी कैपेबल, आई मस्ट बी एबल टू गिव द आंसर ऑफ ऑल 20 क्वेश्चन, क्योंकि 20 के 20 क्वेश्चन आपकी उसी वीडियो में है, उसी स्लाइड में है, और उसको देखने के बाद, उसको पढ़ने के बाद, उसको समझने के बाद भी आप अगर एमसीक्यू उसी डेट में सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो 4 महीने के बाद जब आपके एग्जाम होंगे तो वो टॉपिक आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा ये आपको याद नहीं आएगा। इस कारण से आपसे मैंने बोला कि इस चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट जो भी नोटिफिकेशन आपके पास आएंगे उसमें जो स्लाइडेड वीडियो होंगे
मतलब एक तो जो जूम पे वीडियो आपका अभी चल रहा है, एक तो लाइव वीडियो आपका अपलोड होता है, दूसरा जैसा कि आज आप देखेंगे, आज जो वीडियो अपलोड हुआ है उसके डिस्क्रिप्शन में वो लिंक लिखा रहता है, उस लिंक पे अपने आप को देखें कितने मार्क्स आपको आ रहे हैं। अगर 20 में 18 प्लस हैं, यू आर एट वेरी गुड पोजीशन। अगर 20 में 18 बिलो आपके मार्क्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। चले हम चलेंगे अभी आरबीआई के एक्ट पे। मैंने जब आरबीआई पढ़ाया था तो आपको बताया था कि आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट हमने जिस एक्ट के आधार पर किया वो एक्ट था आरबीआई एक्ट 1934। आपको ये जानना है कि आखिर ये एक्ट है क्या। तो एक्ट कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ ये जानना है कि आरबीआई एक्ट कब आया। आंसर इज 1934। इस एक्ट में कितने सेक्शन हैं? देयर आर टोटल 61 सेक्शंस ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। तो 61 के 61 सेक्शन आपको याद रखने, इतना याद रखेंगे तो अपना नाम ही हम भूल जाएंगे। इसका से एटलीस्ट 61 में कम से कम 6-7 सेक्शन तो ऐसे हैं जो आपको याद रखने हैं। किसी भी कंडीशन में कुछ भी करें, आरबीआई एक्ट या फिर आरटीआई एक्ट या फिर पीएमएलए एक्ट या फिर सरफेसी एक्ट या फिर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये सब ऐसे कंपल्सरी एक्ट हैं जिसको बिना पढ़े बिना समझे अगर बैंक के एग्जाम में चले गए हैं तो समझिए कि वैसे ही टाइम पास करने के लिए आप गए हैं। तो ठीक है, मैं बाकी के एक्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पढ़ाऊंगा। जब लोन पढ़ाऊंगा तो वहां पर सरफेसी एक्ट पढ़ाऊंगा। आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जब मैं एफिलिएट और ऑथोरिटी में चलूंगा तो पढ़ाऊंगा। अभी हमारी जो कंसंट्रेशन होगी वो 2 एक्ट पे होगी, एक जिसके आधार पे आरबीआई चलती है और दूसरा जिसके आधार पे बैंक चलती है। तो पहला जो एक्ट होगा वो आरबीआई एक्ट 1934 का होगा। इस एक्ट में सिर्फ हमें 6 या 7 सेक्शन डालना है। सेक्शन नंबर 3 नंबर सेक्शन ये कहता है कि आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट या फिर इनकॉर्पोरेशन हुआ 5 करोड़ की लागत से हुआ, मुंबई में न होकर कोलकाता में हुआ, 1 अप्रैल को हुआ, 1935 को हुआ। तो एस्टैब्लिशमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तमाम बातें सेक्शन नंबर 3 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में मौजूद हैं। उसी तरह से गवर्नमेंट विल पास ऑल डायरेक्टिव्स एंड कंट्रोल ऑन आरबीआई, मतलब आरबीआई गवर्नमेंट के अधीन रह के काम करेगी। आरबीआई कोई ऑटोनोमस बॉडी नहीं है। आरबीआई को गवर्नमेंट का कहना मानना है। गवर्नमेंट ने बोला कि डीमोनेटाइजेशन करना है तो करना है। तो आरबीआई गवर्नमेंट विल पास ऑल द डायरेक्टिव्स एंड कंट्रोल ऑन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। This is under section number 7 of RBI Act 1934. Next of section number 20. गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट स्कीम निकालेगी, जैसे आज के समय गवर्नमेंट स्कीम कौन कौन सा है? अगर इकोनॉमिकल सेक्टर की हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जनधन योजना गवर्नमेंट की स्कीम है, पीपीएस अकाउंट गवर्नमेंट का अकाउंट है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट गवर्नमेंट का है ना, किसान विकास पत्र गवर्नमेंट का है। तो ये जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, इस स्कीम्स को इंट्रोड्यूस करना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऑब्लिगेशन है, मतलब मैंडेटरी है। गवर्नमेंट ने अगर कोई योजना अगर बना दिया है, उस योजना को धरातल पे पहुंचाना आरबीआई के थ्रू करना है, और ये सेक्शन नंबर 20 में लिखा हुआ है। सेक्शन नंबर 22 ऑफ आरबीआई एक्ट क्या कहता है, आप लोग को बताना है। कैश, कौन सा भी कैश बात है क्या, ऐसे आंसर आता है ना, दिल बाग बाग हो जाता है। वेरी गुड। प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, आरबीआई हैविंग सोल ऑथोरिटी ऑफ प्रिंटिंग ऑफ करेंसी अंडर सेक्शन नंबर 22 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। ऐसे याद होना चाहिए सर। 22 नंबर सेक्शन आपने पूछा, बिल्कुल सर लो, इसका आंसर प्रिंटिंग ऑफ करेंसी है। प्रिंटिंग ऑफ करेंसी कौन करता है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहां से करती है? एसपीएमसीआईएल से करती है। एसपीएमसीआई का एस्टैब्लिशमेंट हमने 2006 में किया, दिल्ली में किया। इसके अंदर हमारे क्या है, तो 4 मीटिंग प्लेस है। कौन से? तो हैदराबाद, नोएडा, नासिक, हैदराबाद, नोएडा, मुंबई, कोलकाता और मुंबई। हमारे इसके अंदर क्या है, तो एसपीएमसीआईएल के अंदर 2 बैंक और प्लेस है। कहाँ पे है? तो में और नासिक में है। बीआरबीएम का साथ में हमें फिर तो
एसबीआई का जो वो खड़े है ना, खड़े चेयरमैन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, घर चले जाए। सेक्शन नंबर 24 ऑफ आरबीआई, डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी एंड डीमोनेटाइजेशन। अंतर क्या है? तो डिनोमिनेशन ऑफ एंड डिनोमिनेशन का करेंसी हमने डिमोनेटाइज कर दिया, तो डिनोमिनेशन छापना और उसको निकालना ये भी आरबीआई का रूल्स है, और ये रूल्स सेक्शन नंबर 24 में लिखा हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट, जैसे आपने सेक्शन नंबर 22 को याद रखा है, बहुत अच्छी बात है, वैसे ही सेक्शन नंबर 22 के बाद 42 को याद रखेंगे। 22 के बाद 42 इज मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन, जिसमें आरबीआई बैंकों से कैश अपने पास रखवाती है। क्या कहते हैं उस रेट को हम? कैश रिजर्व कैश रिजर्व रेशियो, CRR. वेरी इंटेलिजेंट, वेरी गुड। तो अंडर सेक्शन 42 ऑफ आरबीआई कैश रिजर्व रेशियो विच इज एज पर कैश आरबीआई अपने पास रखती है, उसमें कोई इंटरेस्ट बैंकों को देती है। अब मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास 100 रुपए 200 रुपए तो है नहीं, अरबों रुपए में पैसे हैं। इस अरबों का 4% आप समझे कितनी बड़ी रकम होगी। तो क्या इतना बड़ा रकम जब कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास रहता है, तो क्या आरबीआई एसबीआई को इंटरेस्ट पे करती है? क्यों नो? 42 आप याद रखा के अंदर हर एक कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास Yes, sir. चले 1934 जब तक मैं थोड़ा मार्कर आपके अगर क्वेश्चन है तो मेरे से बिल्कुल कुछ है। यार तुम इतना टफ क्वेश्चन मेरे से पूछ देते हो ना, क्या बताऊं। क्या पूछा? एस्टैब्लिशमेंट इनकॉर्पोरेशन ऑफ आरबीआई किसमें है? यहां पे आप लिखिएगा सेक्शन और यहां पे लिखिएगा टर्म। सेक्शन नंबर 3 टर्म में लिखिए एस्टैब्लिशमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेक्शन नंबर 7 गवर्नमेंट will pass all guidelines, control on RBI. सेवन के बाद 20 obligation control on RBI, obligation of government business। गवर्नमेंट बिजनेस का मतलब समझते हैं ना? गवर्नमेंट ने जो भी स्कीम निकाले हैं वो बैंकों तक पहुंचाना आरबीआई के माध्यम से। लास्ट में नहीं दिख रहा। कंट्रोल प्रिंटिंग ऑफ ऑब्लिगेशन, ये कंट्रोल ऑन आरबीआई है बाबू, कंट्रोल ऑन आरबीआई लिखो।
प्रिंटिंग ऑफ करेंसी एक्सेप्ट कितना 1 rupee note. Rupees note. 1 rupees note 22 24 में कैश रिजर्व डिनोमिनेशन एंड कौन सा Demonetization. demonetization section number 42 most important CRR बस कितना जाना है 1 2 3 4 5 6 सिर्फ 6 जानिए आप है तो आपके बेसिकली 7 लेकिन उस 7 की बातें हम स्लाइड में देखेंगे क्लास के माध्यम से लाइव क्लास में सिर्फ 6 भी आपने जान लिया तो काफी है देखिए ये 24 है और इसका रिवर्स कीजिएगा तो 42 है ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी एंड डिमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी अंडर सेक्शन नंबर 24 whereas each commercial bank need to keep a cash deposit with RBI under section 42. This is where CRR under section 42 and printing of currency under section number 22. तो ये 22, 24 और 42 तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार मार्क लगाइएगा इस तीनों के ऊपर गवर्नमेंट विल पास गाइडलाइन ये अगर नहीं भी याद करते हैं चलेगा 20 नंबर सेक्शन भी अगर नहीं याद करते हैं क्लर्कियल तक के लिए चलेगा बट प्रोविजनली ऑफिसर के लिए तो आपको याद करना पड़ेगा अगर आरबीआई ग्रेड बी दे रहे हैं एसबीआई पीओ आईबीपीएस दे रहे हैं नवाज दे रहे हैं तो ऑल 6 इंपॉर्टेंट सेक्शन यू नीड टू रिमेंबर डिनोमिनेशन एंड डीमोनेटाइजेशन 2016 में कुछ पैसे जमा करवाया था लाइन में लग के हाँ सर उसको क्या कहा था उसको क्या कहते थे क्या है लाइन में लग के पैसे जमा किया था हाँ सर याद है 500 हाँ सर हाँ सर चेंज हुई सर डिनोमिनेशन और डिमोनेटाइजेशन में फर्क क्या है वेरी गुड क्वेश्चन अच्छा डीमोनेटाइजेशन समझ में आया हाँ सर हाँ सर हाँ सर पैसे को डीमोनेटाइजेशन का मतलब क्या है एक होता है मोनेटाइज करना है ना मोनेटाइज का मतलब क्या होता है मार्केट में पहुंचा देना दैट इज कॉल्ड मोनेटाइजेशन और दूसरा होता है डीमोनेटाइज मतलब मार्केट से निकाल लेना तो 2016 में जो हमने काम किया था 500 और 1000 रुपए के बड़े नोट बंद कर दिए थे उसको हमने क्या बोला था डिमोनेटाइजेशन तो आई होप कि डिमोनेटाइजेशन क्या है इससे अच्छा एग्जांपल आपको हो नहीं सकता है क्योंकि बिल्कुल 2-4 साल पहले आप लोगों ने जमा किया है व्हाट इज डिनोमिनेशन डिनोमिनेशन क्या होता है 10 रुपए का नोट 20 रुपए का नोट तो ये सब अलग अलग डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी है मतलब अलग अलग क्या है तो इकाई है तो डिनोमिनेशन का मतलब कि अलग अलग जो भी नोट हैं सेपरेट नोट इज कॉल्ड डिनोमिनेशन 1 रुपीज का अलग डिनोमिनेशन है 2 रुपीज अलग डिनोमिनेशन है 10 रुपीज का अलग डिनोमिनेशन है ना तो 2000 अलग डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी है मतलब उसकी छपाई 100 रुपए की तरह नहीं की जाएगी दैट इज कॉल्ड डिनोमिनेशन ओके And sir, यहाँ पे कोई दिक्कत the section number 3. सेक्शन नंबर 3 में क्या है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई है कब हुआ लड़ा एस्टेब्लिशमेंट आरबीआई का बताओ 1935. ओके कब 1 जनवरी को या 1 अप्रैल को The 1 January. अरे ऐसा मत Sorry, करो First April, sir. सर आई थिंक आपने ना सेकेंड अप्रैल जुम्मा 2-3 क्लास हुए हैं जुम्मा 2-3 क्लास हुए हैं उसी में अगर 1 अप्रैल जनवरी में चला जाएगा तब तो फिर अनर्थ हो जाएगा सर आपने आई थिंक डेट 2 अप्रैल दिखाया था 1935 एस्टेब्लिशमेंट 2 अप्रैल कब लिखा है भाई
2 अप्रैल तो मैंने सपनों में भी नहीं बोला है आज तक, कैसे आपने 2 अप्रैल लिख लिया? सर नहीं, आपने 1 अप्रैल ही लिखा है। 1 अप्रैल लिखा है। नहीं, 1 अप्रैल लिखा है था, 1935। सबसे अच्छा क्या होता है, जब अपनी गलती का माला दूसरे के गर्दन में डाल दो, मजा आ जाता है। हाँ सर, मैंने तो सही ही बोला था, आपने गलत लिखवाया था। अब आप देख लो आप क्या लिखवाते हो, सही पढ़ाते हो या गलत पढ़ाते हो। मैंने पहले ही बोला था कि फैकल्टी अगर मिस्टेक कर दे, दिस वुड बी द हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर द स्टूडेंट। चलो आगे। Yes, sir, yes. 1 अप्रैल ही है ना? यस मैडम, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट हुआ एंड 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ है। इस कारण से जब मैंने आरबीआई पढ़ाया था, 2 डेट पढ़ाया था, एक 1 अप्रैल एस्टैब्लिशमेंट एंड 1 जनवरी दैट इज नेशनलाइजेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर याद हो तो। और हेड यस सर। और सर हेडक्वार्टर सिर्फ 37 में। मैडम हेडक्वार्टर 15 का हमने डेट पढ़ाया ही नहीं, हमने सिर्फ ईयर लिखा है 1937, डेट क्लियर लिखा है उसमें। हाँ। ज्यादा नहीं जानने का, ज्यादा जब खाते हैं ना तो वोमिटिंग हो जाता है। इसका तो उतना ही जाने जिसमें एग्जामिनेशन का पर्पस सॉल्व हो जाए। आपको थोड़ी हमारी तरफ खड़े होकर लेक्चर देना है, कहीं भाषण देना है, 15 साल से कहीं पढ़ाना है, कहीं नहीं पढ़ाना है। इतना जान लेने का जिससे एग्जामिनेशन का पर्पस सॉल्व हो जाए, मेरा जो एमसीक्यू आपके लिंक पे रहेगा वो सॉल्व हो जाए। अगर मेरे एमसीक्यू में 20 आउट ऑफ 20 हर एक वीडियो में आपको आ रहे हैं, समझ जाए जनरल अवेयरनेस से अच्छा एग्जाम कोई सा भी नहीं जाने वाला है आपका। Next is BRA1949, that is Banking Regulation Act। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब आया है? 1949। 1949। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब आया है? 1934। वैसे ही पढ़ाऊंगा। सरफेसी एक्ट कब आया? 2002। केवाईसी एक्ट कब आया? 2002। पीएमएलए एक्ट कब आया? 2002। आरटीआई एक्ट कब आया? 2005। ऐसे याद होना चाहिए। ऐसा मेरा कोई अगर उत्तराधिकारी जिस दिन बन गया उस दिन पढ़ाना छोड़ दूंगा। मुझे ऐसे उत्तराधिकारी की तलाश। चले यस सर। लेफ्ट हैंड साइड हम लिखेंगे सेक्शन सिमिलर टू आरबीआई एक्ट 1934, लेफ्ट हैंड साइड सेक्शन एंड राइट हैंड साइड टर्म। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ये कहता है सेक्शन नंबर 9 के आधार पे कोई भी बैंक इमूवेबल प्रॉपर्टी को परचेज करके अपने पास 7 साल से ज्यादा नहीं रह सकती है। अभी मैंने क्या बोला, फिर से बोलता हूं। मैंने ये बोला कि अगर एसबीआई के पास बहुत पैसे हैं और एसबीआई चाहे तो बहुत सारे गांव को परचेज कर सकती है, बहुत सारे शहर को परचेज कर सकती है। ऐसा हो सकता है क्या? आंसर इज नो। क्योंकि एसबीआई को भी पता है कि मार्केट में अगर हम रियल एस्टेट मतलब इस जमीन खरीदने में, प्रॉपर्टी खरीदने का अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वो 100% मार्केट में पैसा देने से ज्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन क्या एसबीआई ऐसा कर सकती है? क्या एचडीएफसी बैंक ऐसा कर सकती है? आंसर इज नो। क्यों नो? क्योंकि अंततः आपके एक्ट में लिख दिया गया है नो बैंक कैन होल्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन इट्स ओन एसेट फॉर मोर देन 7 years। अगर बैंक हमारा इस प्रीमाइसेस में चल रहा है, ये प्रीमाइसेस बैंक का हो सकता है, बट इस प्रीमाइसेस के ऊपर अगर बैंक ने बिल्डिंग परचेज कर लिया है इन्वेस्टमेंट के तरीके से, नो बैंक कैन होल्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी। द मीनिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स ओनली लैंड और बिल्डिंग जिसका हम मॉर्गेज करते हैं। तो दिस इज ए सेक्शन। द सेक्शन इज डिफाइंड अंडर BRA, that is Banking Regulation Act, and this act was introduced in 1949, जिसमें बैंक कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को परचेज करके नहीं रख सकती है 7 साल से ज्यादा। नेक्स्ट, जैसा आपने आरबीआई का सेक्शन नंबर 22 देखा था जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि आरबीआई हैविंग सोल राइट ऑफ प्रिंटिंग ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी। सिमिलरली अंडर सेक्शन नंबर 22 of
BRA, Banking Regulation Act, without having license of Reserve Bank of India, not a single financial door can be opened for the customer. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हर एक बैंकों को लाइसेंस देने का काम आरबीआई का है, या हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लाइसेंस देने का काम आरबीआई का है। तो बोथ सेक्शन 22 either from RBI Act 934 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 934 आर इंपॉर्टेंट। मैंने स्पष्ट आपको अंतर बताया है, कहीं भी किसी भी नजरिए से कंफ्यूज मत होइएगा कि सेक्शन नंबर 22 पूछ दिया तो याद ही नहीं आ रहा है सेक्शन नंबर 22 किसका है। अरे दादा, आरबीआई का अगर होगा तो प्रिंटिंग होगा, और अगर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अगर है तो उसमें लाइसेंस देने की बात नहीं होगी। उसके बाद सेक्शन नंबर 24, 42 में क्या था? CRR। वेरी गुड। क्यों सीआरआर था? क्योंकि वो आरबीआई की बात थी, वो आरबीआई का एक्ट था, इस तरह से सीआर था, क्योंकि सीआरआर आरबीआई मेंटेन करती है, और ये बैंकों की बात है। एसएलआर कौन मेंटेन करता है? बैंक 18%। वहां पे वो 42 था, अभी उस 42 को आप रिवर्स कर दीजिएगा तो 24 में एसएलआर की बात है। 22 में क्या है? तो लाइसेंस टू ऑल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन बाय, कौन देगा लाइसेंस? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना? RBI। सर आरबीआई। अच्छा, जगह हुए हैं इसका मतलब, ठीक है। नो बैंक कैन होल्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी मोर देन कितने ईयर? 7 7 years. Yes. उसके बाद for your examination, this section is very, 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 very important. Section number 35A, जिसमें बैंकिंग अम्बुड्समैन की बात नहीं है। अगर आपके और बैंक के अंदर कोई डिस्प्यूट है, यू आर नॉट सपोज टू गो एंड फाइल ए कंप्लेंट इन हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। The one and only financial court set up by Reserve Bank of India is Banking Ombudsman. सिर्फ यही वो कोर्ट है, फाइनेंशियल कोर्ट है, जिसमें बैंक और कस्टमर के फाइनेंशियल डिस्प्यूट को सुलझाया जाता है। आप अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे कि मेरा चेक पास नहीं हुआ है, मेरा अकाउंट नहीं खुला, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कंप्लेन लेगा क्या? चेक बाउंस हो गया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कंप्लेन लेगा क्या? नो। आप हाई कोर्ट में जाएंगे, लेगा क्या? नहीं। फाइनेंशियल कोर्ट एक ही है, बैंकिंग ombudsman है। क्या है बैंकिंग ombudsman? बैंकिंग ombudsman वाले क्लास में हम देखेंगे। और आखिरी में आपको सिर्फ देखना है सेक्शन नंबर 45Z। मेरे को एक चीज बताओ, किसी ने चेक ले जाके बैंक में जमा किया है क्या क्लियरिंग के लिए? यस सर। हाँ सर। सपोज वो चेक आपके अकाउंट से पास हो गया, मतलब आपके अकाउंट में पैसे आ गए। मेरा चेक था, आपने दिया, आपके अकाउंट में पैसे आ गए। अभी आप जाएंगे उस बैंक में और बोलेंगे कि वो चेक मुझे वापस दे दो, बैंक देगी क्या? No। नहीं सर। आंसर वो लोग रिकॉर्ड के लिए रखेंगे। आंसर तो दो ही होंगे, चाहे तो बैंक देगी चाहे तो नहीं देगी, है कि नहीं? चेक पास हो गया है, आपके अकाउंट में पैसे आ सर गए डिपेंड हैं। ऑन चेक, जैसे सेम बैंक का है तो उनके पास होगा, और अगर अदर बैंक का है तो क्लियरिंग में जाएगा, तो फिर उनके पास रिकॉर्ड में नहीं रहेगा। मैडम क्लियरिंग में किधर जाता है चेक अभी? सर अभी नहीं जाता ना, अभी तो ऑनलाइन उसमें हो गया है, डायरेक्ट वो स्कैन करते हैं। लेकिन वो जो मैनुअली रहता है, जैसे सेम बैंक का है, जो एंट्री करते हैं वो सेम बैंक का उनके पास रिकॉर्ड में रहता है, जितना मुझे आपको पता। कैसे पता कि चेक का क्लियरिंग ऑनलाइन हो गया? ये किसने बताया आपको? किसने बताया? हाँ, कैसे मालूम चला कि चेक की क्लियरिंग ऑनलाइन हो गई है? सर ये प्रोसेस चल रहा था। ये प्रोसेस चल रहा था कि क्लियरिंग में ना जाके डायरेक्ट वो सिस्टम से होगा, इसलिए सर। ओके, ठीक है। सुने अभी
जैसा कि मैडम ने बताया कि चेक अगर सेम बैंक का है तो मिलेगा, चेक अगर सेम बैंक का नहीं है, HDFC बैंक का है तो नहीं मिलेगा। आंसर इज रॉन्ग। चेक किसी भी बैंक का होगा तो आज के डेट में जो चेक है वो बैंक के पास ही रहता है जहां पे आपने जमा किया है। हालांकि हमने CTS को इंट्रोड्यूस कर दिया है, दैट इज कॉल्ड चेक ट्रांसमिशन सिस्टम। बताऊंगा CTS 2010 क्या है। आज के डेट में जाने कि अंडर BRA 45Z check has to be given to customer। अब एक्चुअल में आपका चेक अगर पास हो तो बैंक में जाके मांगने मत लगिएगा कि सर हमने तो पढ़ा है, सर से उन्होंने बताया कि चेक अगर पास भी हो गया तो भी आप ले सकते हैं, है ना। प्रावधान है कि आपको अगर बहुत अर्जेंट है, आपको अगर कहीं शो करना है, कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपका मिसमैच है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट आ गई है, तो आप उस चेक को बैंक से ले सकते हैं। अर्लियर इट वाज नॉट ए रूल, नाउ दिस बिकम ए रूल अंडर सेक्शन 45Z। पास चेक और क्लियर्ड चेक हैज टू बी रिटर्न टू द कस्टमर। इसके बिहाफ में कस्टमर बैंक क्या करेगी, बैंक आपसे 178 या 214 रुपए का कुछ चार्ज है वो लेगी, चेक का स्कैन लेगी और आपसे एक लेटर लेगी कि फॉर सो पर्पस you are asking for returning of the instrument। This is what the section number 45 that is। इतनी ही बात आपको BRA 1949 के अंदर जाननी है, स्टार्टिंग फॉर सेक्शन नंबर 9, 22, 24, 35A एंड 45Z। देखिए हमने RBI एक्ट में 6 सेक्शन देखे थे, हमने BRA में 5 सेक्शन देखे हैं। बस 11 सेक्शन आपको याद करना है। जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी 11 में से पूछा जाएगा। ये मेरा एश्योरेंस आप लोगों को है, प्लीज पेन डाउन। और फिर उसके बाद जो नहीं समझ में आएगा मेरे से पूछिए। फिर से बोलो। 45Z क्या लिखा है सर? check has to be given to check customer। has to be given to, आगे क्या लिखा है आपने? गिवन टू CUST कस्टमर। ये कहते हैं कस्टमर। कस्ट से चाहे वो खुद मर जाएगा या बैंक वाले को मार देगा, जिसको कस्ट और फिर मर। सर अगर वो चेक रिटर्न देंगे तो जो अमाउंट चेक का रहता है वो वापस उन लोग ये करते कि वो अमाउंट वैसे ही रहेगा बैलेंस में। खाते में आ गए फिर कैसे, एक बार खाते में पैसे आ गए फिर कैसे रिवर्स होगा? कस्टमर के बाद क्या लिखा है? एक बार पेट में खाना चला गया और क्या रिवर्स होगा क्या? हाँ बोलो क्या हो गया, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है पूछो। कस्टमर के आगे सर क्या लिखा है? कस्टमर के आगे तो कुछ भी नहीं लिखा है, ये हमने लिखा है CLR क्लियर चेक या फिर पास चेक। चेक जो ऑलरेडी दूसरे अकाउंट में क्लियर होकर पैसा पहुंच चुका है, क्या वो रिटर्न किया जा सकता है? आंसर इज यस, किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। सिर्फ वहां पर जाके मेरा नाम नहीं बोलने का कुणाल सर ने पढ़ाया है और पता चला मैंने ही ब्रांच में पहुंच गए, तब तो जुर्म हो जाएगा। सर लास्ट का सेंटेंस बताओ ना। चेक हैज टू बी गिवन टू कस्टमर। Check has to be given to customer if customer is demanding for the original instrument. Bank's obligation to return the instrument to the customer only. नीचे क्या लिखा है उसके? आपने दिया लिखा है क्लियर और ये लिखा है ना, ये लिखा है, एक में लिखा है पास/क्लियर। अगर चेक पास हो चुका है, चेक क्लियर हो चुका है, पैसे आ चुके हैं मेरे अकाउंट में, फिर भी वो दिया सकता है क्या? आंसर दीजिए। 35A एक बार एक्सप्लेन करो ना फिर से। सर वो इमोरेबल प्रॉपर्टी है ना? यहाँ पे है इमोरेबल प्रॉपर्टी, दैट इज ओनली इन टर्म्स ऑफ लैंड और बिल्डिंग फ्लैट। सर चेक अगर हम इमूवेबल का मतलब है, सुनो, इमूवेबल का मतलब है जो मूव नहीं कर सके। सपोज हम व्हीकल लोन देते हैं तो क्या वो कार मूव कर सकती है? यस, इसका तो मूवेबल है। हम गोल्ड लोन देते हैं, क्या वो गोल्ड मूव करता है? यस, वो मूवेबल है। मतलब मूवेबल का मतलब हम एक स्थान से दूसरे स्थान को शिफ्ट कर सकते हैं क्या? यस,
the asset is movable. If no, like we cannot shift this building, we cannot shift the land, so the asset will be treated as immovable property. सर मतलब क्या बैंक किसी ने बोला इमूवेबल कि- प्रॉपर्टी रखती है या नहीं सर? फिर से पूछो। सर मतलब 9 सेक्शन 9 में बोला क्या है एक्चुअल में? बैंक अपने पैसे से इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकती है। नो बैंक कैन होल्ड, कोई भी बैंक अपने पास नहीं रखती है अपने ही पैसे का परचेज किया हुआ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सर एक क्वेश्चन है, फिर जो बैंक का अभी एक मिनट, आप क्वेश्चन बाद में पूछिएगा, पहले मैं मैडम को समझा देता हूँ क्यों नहीं कर सकती है। क्योंकि बैंक का जो उद्देश्य है, बैंक का जो एस्टैब्लिशमेंट, जो नेशनलाइजेशन हमने 1969 या फिर 1980 में 2 बार अभी तक किए हैं, या फिर बैंकों का सेटअप हमने जिस मोटो से किया है, उस मोटो में कहीं ये है ही नहीं कि बैंक को प्रॉफिट कमाना है अपने लिए। उस मोटो में ये है कि बैंक एक ऐसी इंटरमीडिएरी है जिसका काम है एक, जिनके पास पैसे हैं उनसे लेना, और जो नीडी है उनको देना। तो बैंक अपनी प्रॉफिट अपने इन्वेस्टमेंट से नहीं कमा सकती है। आप कस्टमर के लिए, आप कस्टमर को लोन दो, कस्टमर परचेज करेगा चलेगा, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट लैंड और बिल्डिंग में नहीं करो। ये आपका सेक्शन नंबर 9 ऑफ BRA है। अभी दूसरा क्वेश्चन पूछो, कोई पूछ रहा था जिसको मैंने बीच में रोका था, पूछो। सर फिर जो बैंक का ये ब्रांच रहता है और बिल्डिंग रहता है, फिर वो भी तो इमूवेबल हुआ ना? मैंने पहले ही जिसमें पढ़ा था उसने बता दिया था कि नो बैंक कैन होल्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन इट्स ओन एसेट। अगर ब्रांच चल रही है, उसमें ब्रांच फंक्शन नहीं है, उसकी एसेट है, उसने परचेज कर रखा है, कोई बात नहीं। लेकिन इन्वेस्टमेंट के नजरिए से कि कल सूरत में बहुत डेवलपमेंट होगा, बेंगलुरु बहुत डेवलपमेंट करेगी, वहां पे ऑलरेडी हम 10 एकड़ का प्लॉट खरीद लेते हैं, ऐसा बैंक नहीं कर सकती है। लेकिन अगर बैंक में किसी का क्लियरिंग चल रहा है, उस फ्लैट को परचेज करने की जरूरत है, जरूर ये बैंक काम कर सकती है। अदर देन ओन एसेट, अपना जहां पर उसको काम है उसको छोड़ के इन्वेस्टमेंट के नजरिए से वो फ्लैट, बिल्डिंग, जमीन नहीं परचेज कर सकती है। सर लेकिन बैंक प्रॉपर्टी परचेज क्यों करे? हाँ, सर फिर से मतलब बैंक पूछिए। इन्वेस्टमेंट सर मतलब बैंक प्रॉपर्टी परचेज क्यों करते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? अरे बैंक को नहीं करना है ना, यही तो मैं बता रहा हूं। बैंक अपने पैसे से बिल्डिंग में, इमूवेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती है। तो इन्वेस्टमेंट किसमें करती है सर? किसमें करेगी? हाँ, वेरी गुड। बैंक आदमी है या बैंक एंटिटी है, वो पहले बताओ। बैंक है सर। लीगल एंटिटी। एक एंटिटी है ना, एंटिटी सर। हाँ एंटिटी। वो एंटिटी का जो सेटअप है, वो इस कारण से सेटअप हमने किया है कि मार्केट में इकोनॉमी को ग्रो करना है, ना कि उस एंटिटी को ग्रो करना है। समझ में आ रहा है? एंटिटी को ग्रो नहीं करना है, मार्केट को ग्रो करवाना है उसको। मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ किसके वजह से, मुझे ग्रो होना है या आपको ग्रो करवाने के लिए पढ़ा रहा हूँ? हमको सर। हाँ, यही काम आपके बैंकों का भी है। बैंक अपना इन्वेस्टमेंट से अपना ग्रो नहीं कर सकती है, ये नियम लगा दिया गया है। नहीं तो हर एक बैंक क्या करेगी, इन्वेस्टमेंट कर देगी, वहां पर 10 साल में बेचेगी, उसको दुगना आएगा। ना एनपीए का झमेला, ना किसी रेशियो का झमेला, ना कोई एसेट रिकवरी बनेगा, ना कोई विजय माल्या बनेगा, काम खत्म हो जाएगा, सब कुछ पैसे बैंक के पास ही आएंगे, पूरा का पूरा प्रॉफिट में। लेकिन बैंक का ये उद्देश्य तो है नहीं, बैंक का ये सेटअप ही नहीं है, बैंक का ये रेगुलेशन ही नहीं है। बैंक का रेगुलेशन है कि आप कस्टमर को पैसा दीजिए, कस्टमर मार्केट में उस पैसे को इन्वेस्ट करेगा, सो दैट मार्केट पेनिट्रेट होगा, मार्केट बड़ा होगा। आज हम लोन क्यों देते हैं? आज हम आपको अगर होम लोन देते हैं, उस होम लोन से पैसे से क्या होता है? सपोज 20 लाख हमने आपको होम लोन दिए हैं, उस 20 लाख रुपए में आप 20 के 20 लाख आपने बिल्डर को दे दिया, लेकिन उस बिल्डर ने 5 लाख रुपए आप उस पर प्रॉफिट कमाया, लेकिन 15 लाख का तो उसने बिल्डिंग का मटेरियल परचेज किया, कहीं से उसने मार्बल परचेज किया, कहीं से उसने कर्टन परचेज किया, कहीं से उसने मिरर परचेज किया, उसने लेबर को दिया। तो बैंक के दिए हुए 20 लाख को 15 लाख मार्केट में क्या कर दिया गया, तो इन्फ्यूज कर दिया गया। तो ये होता है
बैंक का काम कि आप अगर लोन देते हैं उस सेक्टर में क्या होता है तो पैसा जाता है और वो सेक्टर क्या होता है डेवलप होता है। ओके समझ आया? समझा सर। अभी गाड़ी हमें दे दिया परचेज करने के लिए 10 लाख, तो गाड़ी वाला कितना 1 लाख रुपए कमाएगा 10 लाख पे, उसकी जो अपनी मार्जिन मनी होगी। लेकिन 9 लाख का तो मटेरियल उसने लगाया होगा ना, तो उस 9 लाख के जो मटेरियल उसने लगाया, चाहे कहीं से हमारे टाइल से परचेज किया, कहीं से उसने पेंटिंग करवाया, कोई उसने इंजीनियर को हायर किया होता है, कोई उसने लीज पे बिल्डिंग ली हुई थी, तो ये सब पैसे उसमें जा रहे हैं, तो उसका डेवलपमेंट होता है, उस सेक्टर का डेवलपमेंट होता है। तो ये मोटो है, ये रोल है आपके बैंकों का कि आप पैसा दीजिए सो दैट उस सेक्टर का डेवलपमेंट होगा। सर मेरा एक डाउट है। क्या? हाँ सर समझा। अरे एक डाउट को 2 डाउट पूछो भाई। हाँ सर, सपोज कोई भी कस्टमर होम लोन लेता है पर वो सेटल नहीं कर पाता, तो बैंक उसका घर सीज कर लेती है, तो जो उसका बैंक ऑक्शन कराती है उस प्रॉपर्टी का, तो उसका ओनर बैंक होता है या कुछ ओनरशिप होती ना, एक बैंक ऐसे ही कर देता है ऑक्शन उसका? कहीं से लिए हो क्या होम लोन? नहीं सर, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। जब भी बैंक सुनो, जब भी बैंक होम लोन देगी, होम लोन विदाउट मॉर्गेज नहीं दे सकता है कोई भी बैंक। मतलब आपसे एक सिक्योरिटी लेके हम आपको फ्लैट कर, सपोज ये फ्लैट में जिसमें मैं अभी रेंट में रह रहा हूँ, ये मैंने बैंक से लोन ले लिया, अभी मेरी नौकरी चली गई है, मान लो मेरी नौकरी अभी चली गई, तो मैं इसका लोन नहीं रिपे कर पाऊंगा, ठीक है, तो ये लोन हो जाएगा एनपीए। अभी मैंने बिल्कुल बैंक को बोल दिया कि मेरे से पॉसिबल ही नहीं है कि मैं इसका ईएमआई चुका पाऊंगा, आपको जो करना है करो। तो इस आज ऑन डेट possession of this flat is under me, but who is the actual owner of this flat? We. बैंक। आपने जिस समय बैंक में लोन लिया, जो ओरिजिनल कागज थे वो कहाँ रखा आपने? बैंक में। अपने ही पास तो गोदरेज में रख लिया था क्या, या बैंक में रखा था? बैंक में रखा है। बैंक में सर। आपने जब एग्रीमेंट किया उसमें आपने लिख के दिया कि if I am unable to repay the loan, the outstanding loan, the title of the asset of this flat will transfer to the obligator, मतलब बैंक के पास चला जाएगा। As on date, possession of this flat is under me, but the actual owner of this flat is bank. ठीक है? तो मैंने नहीं दिया तो बैंक अरे किसका माइक कौन है यार? हेलो सर। माइक ऑफ करो, जिसको नहीं पूछना है या नहीं बोलना है माइक ऑफ कर लीजिए ना, अननेसेसरी क्लास को डिस्टर्ब करना है। तो बैंक उसको ऑप्शन कर देगी, जिसके पास गया वो उसका ओनर होगा, काम खत्म। हेलो सर। क्योंकि आप तो ओनर है ही नहीं ना, तो आपके पास क्या राइट है? सर इससे लिंक्ड और एक क्वेश्चन है सर, अगर सर 50 lakhs का लोन लिए और 30 lakhs पे किए और जो 20 lakhs बच गए पे करने के लिए और मैं पे नहीं कर पाया, तो जब ऑक्शन होगा तब 30 lakhs मिलेगा, कुछ अमाउंट मिलेगा वापस की सब गया? सब गया। मिलता है बराबर। अगर आउटस्टैंडिंग 1 रुपया है, फिर से मैं बोलता हूं, अगर आउटस्टैंडिंग 1 रुपया है, बैंक इज ओनर। बैंक आपको कोई पैसा वापस करने नहीं आएगी कि आपने 49 लाख पे कर दिया है हमको। ओके। हेलो सर। सर अभी आप बोले ना कि मतलब लोन के लिए सिक्योरिटी लगता है, पर अभी 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था तभी तो बैंक ने बिना सिक्योरिटी की थी बहुत। अरे दादा, बहुत टाइप के लोन है ना। जब भी हम किसी एसेट को परचेज करने के लिए लोन देते हैं, उसके लिए सिक्योरिटी इज कंपलसरी, मॉर्गेज इज कंपलसरी। अगर गाड़ी परचेज करने के लिए हम लोन देते हैं तो हम हाइपोथिकेशन करते हैं आपकी गाड़ी का। यू कैन नॉट सेल योर कार अनटिल अनलेस बैंक का चार्ज उस पर से आरसी पे से नहीं हटेगा। आप देखिएगा बहुत सारे बस या फिर ऑटो के पीछे लिखा रहता है ना, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वित्त प्रदत्त। वो क्या है? दैट इज ए हाइपोथिकेशन। आपने गोल्ड लोन लिया तो वो भी एक क्या है, वो भी एक सिक्योरिटी है जो आपने जमा किया। लेकिन अगर एजुकेशन लोन आपने लिया है, वो बच्चा पढ़ते पढ़ते क्या हो गया तो पागल हो गया, आईआईटी में उसने एडमिशन लिया, पढ़ते पढ़ते पागल हो गया, तो एजुकेशन लोन में कोई सिक्योरिटी हम नहीं लेते हैं। तो वो क्या है, तो सिक्योर लोन नहीं है। 2 टाइप के लोन होते हैं, एक को हम बोलते हैं सिक्योर लोन, दूसरे को हम बोलते हैं अनसिक्योर्ड लोन। क्रेडिट कार्ड क्या है? अनसिक्योर्ड है। एजुकेशन लोन क्या है? अनसिक्योर्ड है। पर्सनल लोन क्या है? अनसिक्योर्ड है। ये लोन अगर
एनपीए हो गए तो ये अनसिक्योर्ड है, इस पे कोई भी एसेट बैक नहीं है। लेकिन होम लोन सिक्योर्ड है, आपका कार लोन सिक्योर्ड है क्योंकि हमारे पास व्हीकल का ओनरशिप है। गोल्ड लोन सिक्योर्ड है ना। एलआईसी के ऊपर हमने इंश्योरेंस के ऊपर हमने लोन दिया तो वो जो इंश्योरेंस की पॉलिसी है वो असाइन रहती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या एचडीएफसी बैंक के पास, वो सिक्योर्ड है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लोन। जब लोन पढ़ेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि व्हाट इज मॉर्गेज, व्हाट इज हाइपोथिकेशन, व्हाट इज प्लेज, व्हाट इज लीन एंड व्हाट इज असाइनमेंट। दीज आर कॉल्ड लोन सिक्योरिटी एंड दीज आर अनसिक्योर्ड लोन। तो अनसिक्योर्ड लोन अगर होगा तो वो अगर एनपीए हो गया, उसी के लिए हम घूम रहे हैं ना विजय माल्या साहब के पीछे पीछे। हाँ सर सुनो ना, विजय माल्या से याद आया, अगर क्या हो गया, विजय माल्या साहब आ रहे क्या? नहीं सर, मतलब जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस है ना, जो अपने प्राइवेट बैंक है ना सर, अगर हेलो सर, बोलो बोलो बोलो। अगर समझो सर प्राइवेट बैंक है, अगर उस बैंक का मतलब बोलते ना क्लोज हुआ और जिसका अकाउंट होगा उस बैंक में, तो उनको पैसा मिलेगा या नहीं, आरबीआई देगी या नहीं मिलता है देगी? मिलता है। तो वो लाइसेंस कट होने के बाद नहीं, लेकिन नॉन बैंकिंग फाइनेंस को मेंशन ही नहीं किया है। अभी मैं बोलूं या फिर आप लोग खुद ही महाभारत प्रतियोगिता करेंगे? अगर खुद ही महाभारत प्रतियोगिता करना है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। मैडम ने क्वेश्चन ये पूछा है कि एज DICGC कवरेज नॉट विद NBFC, एम आई राइट मैडम? यस सर। हाँ, NBFC में जैसा क्योंकि आपका क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड नहीं है, आपका क्वेश्चन NBFC से रिलेटेड है कि जहाँ पे DICGC कवरेज नहीं है वहां पे क्या हमारा पैसा सिक्योर्ड है? उस बैंक के बंद होने के बाद हमारे पैसे मिलेंगे? आंसर इज मे बी और मे नॉट बी, बिकॉज द 4% तो CRR सेव है, उसके बाद 18% SLR भी सेव है, तो ये तो 22 रुपया तो आपका सेव हो गया। अगर 100% आपने 100 रुपया आपने जमा किया तो 22 रुपया तो आपका सेव हो गया। उसके बाद जो पैसे बच रहे हैं आपके, एक तो ऐसा संभव तो नहीं होगा कि कोई भी बैंक डूब जाए, जो बैंक को RBI लाइसेंस दिया है ये बैंक डूब जाए तो इसकी सारी ऑब्लिगेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की होती है, एक तो ऐसा होगा नहीं। अगर ऐसा होता है तो उस बैंक के एसेट को बेच के जो लिक्विडिटी होगा उसमें से आपको पैसे वापस किए जाएंगे। ये कितना होगा गारंटी नहीं है, ये 1 रुपया भी हो सकता है, ये 5 रुपया भी हो सकता है, और ये आपके बचे हुए जितने भी 60 रुपए हैं ये भी हो सकते हैं। ठीक है, इस कारण से द डिपॉजिट विद NBFC इज नॉट सेफ। सर मेरे को 35A समझाओ ना। गवर्नमेंट बैंक को RBI देखना, गवर्नमेंट बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, दोनों को RBI देखती है एक्सेप्ट NBFC। चलो, और किसी को कुछ पूछना? सर 35A वाला बताओ ना सर। 35A की मतलब एक मिनट 35A इज अ सेपरेट क्लास। बैंकिंग अम्बुड्समैन का एस्टैब्लिशमेंट 1995 में हमने किया है, 2006 से ऑपरेशनल हुई है। बैंकिंग अम्बुड्समैन के ऑफिसेज आपके 19 रीजनल ऑफिसेज है जहां पे आप ऑनलाइन केस रजिस्टर कर सकते हैं विदाउट एनी फी, कोई भी फी देने की जरूरत नहीं है। ये एक फाइनेंशियल कोर्ट है जिसका सेटअप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया है, जिसके चीफ हमेशा और हमेशा RBI के रिटायर्ड CGM रैंक से कम के अधिकारी नहीं है। मैक्सिमम जो ये बैंकिंग अम्बुड्समैन आपकी क्लेम एक्सेप्ट करेगी ये 20 लाख की बातें होंगी। ये तमाम बातें एक सेपरेट क्लास में मैं बैंकिंग अम्बुड्समैन में पढ़ाऊंगा कि बैंकिंग अम्बुड्समैन आखिर एक फाइनेंशियल कोर्ट है तो फिर कैसा कोर्ट है, यहाँ पे क्या काम होता है। अभी सिर्फ आपको इतनी ही बात याद रखनी है कि 35A ऑफ BRA में बैंकिंग अम्बुड्समैन की परिभाषा छिपी हुई है। क्या है वो छोड़ दीजिए, मैंने पहले ही बताया, मैंने OMO पढ़ाया क्या होते हैं, मैंने MSF पढ़ाया क्या है, मैंने LF पढ़ाया क्या है, नहीं पढ़ाया, क्योंकि ये सब स्पेशल क्लास है। जब तक ये चीजें मैं लिख के आपके बोर्ड पे नहीं दूंगा और ये चीजें आपने याद नहीं किया तब तक ये क्लास अधूरी है। इस तरह से आज के क्लास में सिर्फ जो हमारी कंसंट्रेशन थी वो ये थी कि हम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के उस 5 बिंदुओं को जानेंगे और RBI एक्ट के उस 6 पॉइंट को हम जानेंगे। हमारा मोटो खत्म, काम खत्म। सर एक लास्ट सर, NBFC क्या और प्राइवेट बैंक क्या है, दोनों के तो हो ओके, नो प्रॉब्लम मैडम। जब हम NBFC और बैंक में डिफरेंस बताएंगे तो ऑटोमेटिक आप समझ जाइएगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट बैंक
व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एनबीएफसी एंड पब्लिक बैंक, पब्लिक बैंक और प्राइवेट बैंक में अंतर क्या है, नेशनलाइज्ड बैंक और डेवलपमेंट में अंतर क्या है। जब तक मैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक ना बताऊं तब तक आराम से घर पे सोए रहे। समझ में आया? मेरे से आगे नहीं चलने का, मेरे Yes, पीछे sir. पीछे चलने का। मेरे पीछे पीछे चलोगे तो ठीक है, मेरे से आगे चलोगे तो फिर दुर्घटना हो जाएगा। हेलो सर। अरे दादा बंद करो यार, क्वेश्चन आया सेशन। हाँ पूछो। बैंकिंग ओम्बुड्समैन में प्राइवेट बैंक का कंप्लेंट कर सकते हैं? अरे बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते हैं भाई। जिसको आरबीआई ने लाइसेंस दिया है उसका कंप्लेंट हम कर सकते हैं, एक्सेप्ट कौन सा, आरबीआई। आपका आवाज गया सर वॉइस नहीं आ रहा है, वॉइस नहीं आ रहा है। सर आवाज नहीं आ रहा है, आवाज गया, खो गया। आ गया था इसका आंसर। आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है। नहीं अभी आ रही है। ओके, यहाँ तक इतनी ही बात करूंगा, बट उस लर्न जो के इस पे जाके आप जरूर उस टेस्ट के लिंक को आप देखें कितने आप मार्क्स ला पाते हैं वीडियो को देखने के बाद। आज के क्लास में हमने क्या पढ़ा है, तो आज के क्लास में हमने पढ़ा है मॉनेटरी पॉलिसी को दो पार्ट में तोड़ के हमने देखा, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में हमने देखा कि मार्जिन रेगुलेशन क्या, मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है, क्रेडिट रेगुलेशन क्या है, क्रेडिट रेशनिंग क्या है, मोरल क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट एक्शन क्या है। वेयर क्वांटिटेटिव में हमने देखा बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, रिवर्स रेपो रेट, और अपने जेब में मैंने जो रख लिया वो था एमएसएफ, ओएमओ और एलएएफ। उसके बाद हमने 1934 के आरबीआई एक्ट की बात की, सेक्शन नंबर 3 में एस्टैब्लिशमेंट एंड इंकॉर्पोरेशन ऑफ आरबीआई बताया, सेक्शन नंबर 7 में गवर्नमेंट विल पास ऑल द कंट्रोल एंड डायरेक्टिव्स टू ऑल बैंक, ये हमने बताई। ऑप्शन नंबर सेक्शन नंबर 20 में ऑब्लिगेशन ऑफ बैंक टुवर्ड्स गवर्नमेंट बिजनेस, ये हमने बताया। 22 में नोट प्रिंटिंग की बात हमने बताई है। 24 में डिनोमिनेशन एंड डिमोनेटाइजेशन की बात हमने बताई है। 42 मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन में हमने सीआरआर की बात बताई है। Whereas in VRA 1949 में हमने 9 में बताया कि बैंक कोई इमोरल प्रॉपर्टी को 7 साल से ज्यादा अपने पास होल्ड नहीं कर सकता है। 22 में हमने बताया कि 22 में क्या बताया हमने, लाइसेंस देने की बात 22 में है। 24 में एसएलआर है, 25 में बैंकिंग एंडोर्समेंट है, एंड 45 जेड में रिटर्न किया जा सकता है पेड इंस्ट्रूमेंट को। इतनी बात है। नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे तो इससे आगे की बात करेंगे। आई होप कि ये तीनों सब्जेक्ट आपको, तीनों जो अलग अलग पार्ट थे ये आपको समझ में आए हैं। नेक्स्ट क्लास इससे आगे की बात करेंगे। आपके मन में जितने भी क्वेश्चन है उसको सेव करके रखिए, लेकिन जो भी मैंने लास्ट क्लास कहाँ पे चले आए हैं उसको रिविजन जरूर करें, और जो आपके एमसीक्यू टेस्ट है उसे जरूर देखते चले, सो दैट एक ब्रशअप आपका होता चला जाएगा कि हमने ये टॉपिक में बिल्कुल हम मन जुटे हैं। ये अंदर से कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना, ये आपके अंदर झलकना चाहिए। मैंने क्वेश्चन पूछा, उसके आंसर आपके मुंह पर अगर आने लगे तो समझ जाए कि आप जनरल अवेयरनेस बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। यहीं पे आपके साथ रखते हैं, है ना? ओके सर। ओके, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। ओके, बाय थैंक यू सर। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।